Hello everyone and welcome back to Listen Up classes. Let's continue the third part of our chapter that is from trade to territory. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए काफ़ी डाइवर्स स्ट्रैटेजीज अपनाई। ये एक्सपेंशन के मेथड्स मोस्टली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स पर बेस्ड थे, जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री अटैक बहुत ही रेयर था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने इंडियन स्टेट में रेसिडेंट अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ये रेसिडेंट्स बेसिकली ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जिनका रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन मैटर में इंटरफेरेंस करना होता था। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूल के आर्म फोर्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए सब्सिडरी अलायंस का यूज किया। इस सिस्टम के तहत इंडियन रूलर्स को अपना इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स बनाने से रोका गया और उन्हें कंपनी के सब्सिडरी फोर्सेस को मेंटेन करना पड़ता था। अगर वो इसका खर्चा नहीं चुका पाते तो उनके टेरिटरीज ब्रिटिश को मिल जाता, या दूसरे शब्द में कहें, ब्रिटिश कंपनी उस टेरिटरीज को एक्वायर कर लेता। एग्जाम्पल के तौर पर अवध और हैदराबाद इसी सब्सिडरी अलायंस के तहत अपना बहुत सारा टेरिटरीज खो देते हैं। गवर्नर जनरल रिचर्ड वीसली के अंडर नवाब ऑफ अवध को 1801 में अपना आधा टेरिटरी छोड़ना पड़ता है जब वो सब्सिडरी फोर्सेस का खर्चा नहीं चुका पाते हैं। इसी तरह हैदराबाद भी फोर्स्ड हुआ अपने कुछ टेरिटरीज को सीड करने पर जब वो सब्सिडरी अलायंस के टर्म को फॉलो नहीं कर पाया। इन सभी टैक्टिक्स के थ्रू कंपनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वास्ट रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैसूर और मराठा किंगडम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के अगेंस्ट काफ़ी ज़ोरों से रेजिस्टेंस दिखाया। अगर हम मैसूर की बात करें तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की लीडरशिप में मैसूर एक मेजर रेजिस्टेंस पावर बन के उभरा। टीपू सुल्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने कंपनी के ट्रेड को डिस्टर्ब किया और ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 4 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। इन वॉर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। 1799 में टीपू सुल्तान के मौत के बाद मैसूर को ब्रिटिश के कंट्रोल में ले लिया गया और उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया। अगर हम मराठा वॉर की बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जो कि 1761 में हुआ था, मराठा पावर फ्रैगमेंटेड हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। एंग्लो मराठा वॉर का एक सीरीज हुआ जिसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई, जो कि 1782 में साइन किया गया, एंग्लो मराठा फर्स्ट वॉर को ख़त्म किया। ये ट्रीटी एक इम्पॉर्टेंस माइलस्टोन थी एंग्लो मराठा वॉर्स के इतिहास में। इसका मेन एम था दोनों तरफ के बीच पीस एस्टैब्लिश करना और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 के बीच में हुई। इस वॉर में मराठा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर 1817 से स्टार्ट हुआ और 1819 तक चला। इस वॉर के बाद मराठा फाइनली डिफीट हो गए और पेशवा को पेंशन पे भेज दिया गया। अगर हम दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो कित्तौर की रानी चन्नम्मा ने भी अपने एरिया में 1824 से 1829 तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनके मृत्यु के बाद उनके आर्मी चीफ रयाना ने 1830 तक अपना विरोध जारी रखा, लेकिन इन सब रेजिस्टेंस के बावजूद ब्रिटिश कंपनी ने अपने रूल को धीरे धीरे पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन सिर्फ सब्सिडरी अलायंस तक सीमित नहीं था। उन्होंने क्लेम टू पारामाउंटेसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे पॉलिसीज का भी इस्तेमाल किया अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्लेम टू पारामाउंटेसी 1813 से 1823 तक इंट्रोड्यूस किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने पारामाउंटेसी की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिस प्रोटेक्ट करना पारामाउंट हो गया, यानी कि इम्पोर्टेंट हो गया। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई इंडियन रूलर कंपनी के अगेंस्ट गया या ब्रिटिश इंटरेस्ट को थोड़ा सा भी उनका डर सताया तो कंपनी उनके टेरिटरीज को एनेक्स कर लेगी, यानी कि वो टेरिटरी कंप्लीटली ब्रिटिश के अंडर चली जाएगी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू उन स्टेट को एनेक्स कर लिया गया जिनके मेल हायर्स नहीं है, यानी कि जिनका कोई बेटा नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के तहत सतारा 1848 में, संबालपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में एनेक्स कर लिया गया। अवध का एनेक्सेशन मिस गवर्नमेंट का एक्सक्यूज बनाकर किया गया।
ब्रिटिश ने जस्टिफाई किया कि उनका फर्ज है अवध के लोगों को बुरी सरकार से बचाना और इसलिए उन्होंने अवध को ब्रिटिश के कंट्रोल में ले लिया। लेकिन ये एनेक्सेशन 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर कॉज बना, जिसमें अवध के लोगों ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट किया। इन सभी के बीच ब्रिटिशर्स को रशियन के एक्सपेंशन का भी डर था, जो उनके नॉर्दर्न फ्रंटियर के लिए एक थ्रेट बन गया। इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ वॉर किया, जो 1838 से 1842 तक चला। इस वॉर में ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए उन्होंने सिंध को 1843 में और पंजाब को 1849 में एनेक्स कर लिया। ब्रिटिशर्स के लिए पंजाब को एनेक्स करना आसान नहीं था। ये तभी पॉसिबल हो सका जब राजा रंजीत सिंह का देहांत हुआ। ये सारी पॉलिसी और एनेक्सेशन का इम्पैक्ट था कि इंडिया काफी लार्ज एक्सटेंट तक ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया था, जो 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर बैकग्राउंड बना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट काफी रूलर्स ने प्रोटेस्ट किया। जिस राज्य के अपने मेल हायर नहीं थे, यानी कि अपनी संतान नहीं थी, उसके राज्य गद्दी पे उनके नेफ्यू का अधिकार था। और अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका ये अधिकार ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू छीन लिया। इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो अपना अधिकार वापस ले सके। और ये सिर्फ उनके अधिकार के लिए नहीं था, ये वहाँ के लोगों के लिए भी था। वैरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। ब्रिटिश कंपनी की पावर को एक्सपैंड करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में कंपनी के टेरिटरीज को इफेक्टिवली रूल किया। ब्रिटिश टेरिटरीज को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था, लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड हमेशा गवर्नर जनरल ही रहता था। हेस्टिंग ने इस सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में काफी योगदान दिया, जो आगे चल के ब्रिटिश राज के एक्सपेंशन का एक मेजर फैक्टर बना। इस तरह हेस्टिंग ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करते हुए ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल को और भी बढ़ा दिया। वैरेन हेस्टिंग के समय जुडिशियल रिफॉर्म काफी सिग्निफिकेंट थे। 1772 में नए जुडिशियल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का निर्माण किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट यानी कि फौजदारी अदालत और एक सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत का सेटअप हुआ। सिविल कोर्ट में यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए लॉ को इंटरप्रिएट करने के लिए मुस्लिम से मौलवी और हिंदू पंडित को अपॉइंट किया गया था। क्रिमिनल कोर्ट्स में काजी और मुफ्ती का कंट्रोल था, लेकिन उन्हें कलेक्टर सुपरवाइज करते थे। लॉ की यूनिफॉर्मिटी के लिए 1775 में 11 पंडित्स ने हिंदू लॉ का एक डाइजेस्ट कंपाइल किया, जिसे एन.बी. हैलहेड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसके बाद 1778 में मुस्लिम लॉ को भी कंपाइल किया गया यूरोपियन जजेस के लिए। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। साथ ही सरदार निजामत अदालत को भी कलकत्ता में सेटअप किया गया, जो हायर अपील का काम करते थे। इस तरह से हेस्टिंग ने ब्रिटिश रूल के नीचे एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जो बाद में ब्रिटिश राज का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन गया। वैरेन हेस्टिंग के रिफॉर्म के बाद कलेक्टर का रोल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया। कलेक्टर एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट फिगर था, जिसका मेन काम था रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करना और डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उनके सपोर्ट के लिए जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा अपॉइंट किए गए थे। कलेक्टर का कलेक्ट्रेट ऑफिस एक नया सेंटर पावर बन गया, जिससे पहले लोकल अथॉरिटीज को रिप्लेस कर दिया गया। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस अब लोकल गवर्नेंस का एक मेन हब था, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पैट्रोनेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ये जो भी चेंजेस हैं वो ब्रिटिश अथॉरिटी को और ज़्यादा कंसोलिडेट करने में मदद कर रहे थे। और जो भी हमारे लोकल गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। अगर हम मुगल आर्मी की बात करें तो वो ज़्यादातर कैवलरी और इन्फेंट्री यानी कि घुड़सवार और पैदल सोल्जर पे बेस्ड थे। सोल्जर को तीरंदाजी और तलवारबाजी में ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये आर्मी ज़्यादातर रूरल एरिया के आर्म्ड पीजेंट और लोकल जमींदार पे डिपेंड करती थी। लेकिन 18th सेंचुरी के दौरान कुछ नया देखने को मिला। मुगल सक्सेसर स्टेट जैसे कि अवध और बनारस ने पीजेंट को प्रोफेशनल सोल्जर
बनाकर उन्हें रिक्रूट करना शुरू कर लिया। इसी अप्रोच को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनाया, जिससे उन्हें अपनी एक सिपॉय आर्मी मिली। सिपॉय शब्द का मतलब है सिपाही और जिसका मतलब है सोल्जर। ये सिपॉय आर्मी कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री फोर्स बन गई और इनके ज़रिए उन्हें और एक्सपेंशन करने का मौका मिला। कंपनी के आर्मी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। 1820 तक हम देखते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल कैवलरी का इम्पोर्टेंस खत्म होने लगा क्योंकि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में एक नया चेंजेस आया। अब इन्फेंट्री रेजिमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देना शुरू किया। सोल्जर को एक नई यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर के अंदर ट्रेनिंग, ड्रिल और डिसिप्लिन सिखाया गया। लेकिन इस ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। उन्होंने कास्ट और कम्युनिटी के फीलिंग को इग्नोर किया, जिसकी वजह से सिपाही के बीच काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कंपनी के यूरोपियन स्टाइल मिलिट्री कल्चर और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ने सिपाही के लिए कल्चर और सोशल चेंजेस क्रिएट किए। सिपाही को अपनी कास्ट और रिलीजन आइडेंटिटीज छोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ये सोल्जर्स अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल रोल्स के बीच आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे। इस कल्चरल इनसेंसिटिविटी की वजह से सिपाही के बीच डिसकॉन्टेंट बढ़ने लगा। ये डिसकॉन्टेंट ही आगे चलकर 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर फैक्टर बना और यही 1857 की बगावत के जरिए हम सिपाही की दुनिया में झांक कर देख सकते हैं कि उनके अंदर ये तनाव कैसे उभर रहा था। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेडिंग कंपनी से लेकर स्टार्ट किया और टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बनने तक सफर तय किया। इनिशियली ये कंपनी का फोकस सिर्फ ट्रेड पर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया। एक और मेजर फैक्टर जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट करता है वो है स्टीम टेक्नोलॉजी का आना। स्टीम शिप के आने से पहले भारत और इंग्लैंड के बीच का जो ट्रैवल टाइम था वो 6 से 8 महीना था और इसके आने के बाद ये ट्रैवल टाइम घट के 3 हफ्ते हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स अपनी फैमिली लेके इंडिया में सेटल होने लगे। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे भारत पर हो चुका था। डायरेक्ट रूल के तहत कंपनी ने 63% टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। बाकी टेरिटरीज पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। इन शॉर्ट, पूरे भारत पर कंपनी का इन्फ्लुएंस या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट फॉर्म में था और कंपनी का रूल वर्चुअली पूरे देश में स्टैब्लिश हो चुका था। तो बच्चों, ये थी जर्नी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड से शुरू करके धीरे धीरे पूरा भारत अपने कंट्रोल में कर लिया। आपने देखा कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी ने ग्रेजुअली एक पावरफुल एम्पायर स्टैब्लिश किया और कैसे उन्होंने इंडियन रूलर्स को मैनिपुलेट करके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर किया। इस प्रोसेस में आपने देखा बैटल्स, एनेक्सेशन और पॉलिसीज भी शामिल थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।